हाय, मैं नितिन कुमार। आज आपसे जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो 124वां संविधान संशोधन विधेयक के बारे में। देखिए, इस पे आने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आज की तारीख में किसको कितना आरक्षण दिया जा रहा है, किस समिति के अनुशंसा पे ये की गई है, इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है, यानी कि कौन कौन सी इसमें अड़चनें हो सकती हैं और उन अड़चनों से संबंधित कौन कौन से संविधान के अनुच्छेद रहे हैं और कब कब सर्वोच्च न्यायालय ने कौन कौन से फैसले दिए हैं जो कि इसमें कहीं ना कहीं रुकावट डाल सकती है, और क्या सरकार ने जो ये संविधान संशोधन विधेयक लाया है वो अंत में न्यायालय के समक्ष यदि जाता है तो वो उसके स्क्रूटनी को पास कर पाएगा। तो कृपया करके अंत तक जब इस वीडियो को देखेंगे तो आप सारे मुद्दे को और इसके हर एक पहलू को समझ पाएंगे। दोस्तों, जिन लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और हम लोगों से जुड़ी हुई लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। पहली बात तो सबसे पहले हमें यह समझने की ज़रूरत है कि आज की तारीख में कितना आरक्षण दिया गया है। उसके बाद हम ये जानेंगे कि जो 124वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया है उसमें किसको लाभ मिलेगा, यानी कि अर्हताएं क्या है, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है। क्लियर। इसके बाद हम देखेंगे कि कानूनी अड़चन क्या आ सकती है इसको लागू करवाने में। ठीक है, कि ये एक अलग मुद्दा है कि आपको जैसा कि मालूम होगा कि ये 124वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित हो चुका है, राज्यसभा से पारित हो चुका है, लेकिन क्या उसके बावजूद भी ये लागू हो पाएगा? हम इस पहलू के ऊपर सबसे ज़्यादा गौर करने जा रहे हैं और इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन कौन सी संविधान की अनुच्छेद हैं जो कि इससे संबंधित है। सबसे पहले उस चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे जिसमें कि अनुच्छेद 16 की बात की जाएगी, अनुच्छेद 15 की बात की जाएगी, अनुच्छेद 46 की बात की जाएगी। इन चीज़ों को हम काफ़ी डिटेल में पहले समझेंगे और फिर देखेंगे कि क्या क्या सर्वोच्च न्यायालय का फैसला रहा है, कौन कौन से कंडीशन है। ठीक है, फिर हम समझेंगे कि आखिर अड़चनों के अलावा क्या कोई रास्ता है या ये अंत में सर्वोच्च न्यायालय में धाराशाही होने जा रही है। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। तो देखिए कि 124वां संविधान संशोधन विधेयक में जाने से पहले हम ये जाने कि आज की तारीख में अनुसूचित जाति को 15% का आरक्षण मिला हुआ है, अनुसूचित जनजाति को 7.5% का आरक्षण मिला हुआ है, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% का, यानी कि कुल मिला के कहें तो 49.5% का आरक्षण दिया गया है, 50% से 0.5% कम। अब देखें, इसके अलावा आपको यह समझने की कोशिश करनी है कि सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थाओं में आर्थिक आधार पर, ठीक है, सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में आर्थिक आधार पर सवर्णों को 10% आरक्षण देने की बात कही गई है या प्रावधान किया गया है। अब देखें कि ये जो 10% का आरक्षण होगा वो आपको बता दूं 49.5% जो मौजूदा आरक्षण दिए गए हैं SC ST और OBC को उसके अलावा होगा, यानी कि ये 10% आरक्षण कहीं से भी 49.5% आरक्षण को टच नहीं करेगा। यानी कि यदि ये 10% दे दिया जाए तो आज की तारीख में मैं बता दूं कि 59.5% तक आरक्षण हो जाएगा किसके अंदर, शैक्षणिक संस्थाओं में और नौकरियों में। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि कौन कौन इसका लाभ उठा सकता है। तो जो सबसे बड़ी बात है, मैं बता दूं कि एक एक कंडीशन की हम पॉइंट बाय पॉइंट रिवेटल भी करेंगे। हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इसके पक्ष में जा रही है, अब मौजूदा जो आंकड़े हैं वो क्या हैं। अब देखें कि किसको इसका लाभ मिलेगा। सबसे पहले ये जानें कि ऐसे परिवार जिसके सालाना आय 8 लाख से कम होगी उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा जो दूसरी बात कही गई है, जिसके पास 5 एकड़ या उससे कम की कृषि योग्य भूमि होगी वो इसका लाभ उठा सकते हैं। तीसरी बात, ऐसे परिवार जिनके पास 1000 वर्ग फीट या उससे कम का फ्लैट हो। चौथी बात, अनुसूचित नगरीय क्षेत्र में, यानी कि नोटिफाइड एरिया जो होता है किसी भी शहरी क्षेत्र की, यानी कि सरकार के द्वारा जो अनुसूचित या नोटिफाइड एरिया है उसमें यदि किसी के पास
109 गज का प्लॉट है उस तक तो आप फायदा उठा सकते हो, और 109 गज से ज़्यादा का यदि फ्लैट आपके पास प्लॉट है तो आप इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। फिर कही जा रही है अगली जो बात इसमें जो अहर्ताएँ या कंडीशन यदि आप कह लीजिए तो वो है ये है कि गैर अनुसूचित नगरीय क्षेत्र में यानी कि अननोटिफाइड जो शहरी क्षेत्र है उसमें 209 गज से कम का यदि आपके पास प्लॉट है तब भी आप इसके लिए योग्य हो जाते हैं। अब देखो कि जो अभी तक किसी भी तरह के आरक्षण के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है, यानी कि पहले से यदि आप किसी आरक्षण का लाभ उठा रहे हो तो आपको ये 10% जो आरक्षण दिया जाना है उसमें आपको लाभ नहीं मिलेगा। अब देखिए ये तो आपको समझ में आ गई कि क्या क्या चीज़ें हैं। 8 लाख तक की सालाना आय होनी चाहिए, आप 1000 स्क्वायर एकड़ की बात की गई है, 109 गज की बात की गई है, 209 गज की बात की गई है, ये सारी तमाम कंडीशन आपने देख ली। अब समझने लायक बात है कि क्या मौजूदा सरकार ने जो कुछ भी ये आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है इट कम्स फ्रॉम आउट ऑफ ऑब्लिवियन, यानी कि ये हवा में आया नहीं। आपको पता होना चाहिए कि सिन्हो कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ये आरक्षण दी गई है, और सबसे पहले इस सिन्हो कमेटी के रिपोर्ट के बारे में कुछ बारीकियों को समझते हैं। सबसे पहले ये जाने कि सेवानिवृत्त मेजर जनरल SR सिन्हो की अध्यक्षता में 2006 में एक आयोग का गठन किया गया था। अब इस आयोग ने अपनी कुछ रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में कुछ तथ्यों को रखा और कुछ सिफारिशें भी की, और उसमें यह कहा गया कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के एक श्रेणी देने की सिफारिश की गई, यानी कि सवर्णों के अंदर भी जो पिछड़े हुए लोग हैं आर्थिक रूप से उनको एक अलग से कैटेगरी बना दी जाए, उसका वर्गीकरण कर दिया जाए। अब देखो कि कहा यह जा रहा है कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए एक श्रेणी देने की जो सिफारिश की गई थी जिसको वही लाभ मिलेगा जो ओबीसी या अन्य पिछड़ा वर्ग के समान होगा, यानी कि ओबीसी और पिछड़ा वर्ग के लोगों को जो लाभ मिल रहा है वही लाभ इस 10% रिजर्वेशन वाले लोगों को भी मिलेगा। अब आप ये समझो कि क्या सिर्फ और सिर्फ आर्थिक आधार पर ये की जा रही है, तो नहीं। सिफारिश के अंदर इसमें शिक्षा, व्यवसाय, भूमि जोत, यानी कि कोई किसान कितनी ज़मीन को जोतता है, उसकी स्वास्थ्य की बात करें, आवास की बात करें, और कई सारे मापदंड इसमें रखे गए, ठीक है। और फिर पाया गया कि जो औसत ओबीसी की तुलना में, जो एक आम ओबीसी के अंदर जो लोग हैं उसकी तुलना में सामान्य वर्ग की स्थिति या तो उसके बराबर या उससे खराब है, ठीक है। तो अर्थ की बात छोड़ें, ठीक है, सिर्फ पैसे की बात ना करें, उसके अलावा यदि शिक्षा के हिसाब से देखें, आप स्वास्थ्य के हिसाब से देखें, जो भूमि जोत की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, आवास की बात करें, ये सारे मापदंड यदि ले लिए जाएं तो सामान्य वर्ग के जिनको ये आरक्षण दिया जाना है, ठीक है, उसकी स्थिति ओबीसी के या तो बराबर है या उससे खराब है। अब देखिए कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि आखिर खराब है या बराबर क्यों है। तो इस रिपोर्ट ने कुछ सर्वेक्षण का हवाला दिया, कुछ सर्वेक्षण किए भी इस रिपोर्ट में बताया गया, और ये बताया गया कि जो आयोग ने एक निष्कर्ष निकाला था कि सामान्य वर्ग की कुल आबादी का 31.2% जो है वो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग होगा, यानी कि जो सामान्य श्रेणी के लोग हैं उसमें 31.2% लोग क्या हैं, पिछड़े हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात देखें कि रिपोर्ट ने 2004 और 5 के नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के सर्वेक्षण का भी हवाला दिया, और 2001 की जनगणना को भी कहीं न कहीं रखा, और उसके हिसाब से बताया कि सामान्य वर्ग में 18.2% जो लोग हैं वो बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, ठीक है। यदि आप इसको निरपेक्ष रूप में या एब्सोल्यूट टर्म में, यानी कि हेड काउंट की यदि आप बात करते हो, यानी कि आप लोगों के हेड को काउंट करो तो ये 5.5 करोड़ लोग हुए जो कि कहीं न कहीं सवर्ण के अंदर पिछड़ी स्थिति में हैं।
अब देखो इसकी तुलना यदि आप थोड़ी सी कर लें किसके साथ, जो सवर्णों के साथ कर लें, किसकी SC ST की, और इसी रिपोर्ट के हवाले से यदि चलें तो आप जाने कि जो SC हैं वो 2 करोड़ कम हैं, और ST की यदि हम बात करें तो 1.60 करोड़ ज़्यादा हैं। यदि एब्सोल्यूट टर्म में किससे तुलना की जाए, जो सवर्ण के अंदर क्या है भैया, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। अब देखिए कि अगले बिंदु पे आते हैं और समझने की कोशिश करें कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए प्रस्तावित आरक्षण के लिए पात्र होने के लिए प्रतिवर्ष 8 लाख रुपए पारिवारिक आय का क्या रखा गया, मापदंड रखा गया। इतना तो हमने देखा। अब देखो कि यह सिर्फ वेतन के लिए नहीं है बल्कि उस उद्देश्य के लिए भी गणना की जाएगी। अब इसमें समझने लायक बात है कि इसमें सिर्फ वेतन के आधार पे बात नहीं की जाएगी कि आपकी आय सिर्फ वेतन से कितनी हो रही है ना, इसमें वेतन के अलावा कृषि, व्यवसाय और पेशे भी शामिल हैं सहित अन्य स्रोत शामिल होंगे, और परिवार में वह व्यक्ति शामिल हो सकता है जो आरक्षण का लाभ लेना चाहता है। यानी कि जो आरक्षण का लाभ लेना चाहता है उसके वेतन हो, उसकी कृषि हो, उसकी व्यवसाय हो, उसका कोई भी और पेशा हो, ठीक है, उसके आधार पे जो उसे इनकम हो रही है उस इनकम को इस 8 लाख में शामिल किया जाएगा। क्लियर। अब देखिए फिर कहा जा रहा है कि उनके माता पिता और 18 वर्ष से कम उम्र के भाई बहन के साथ साथ उनके पति पत्नी और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे भी शामिल होंगे। तो जब आप उस 8 लाख के क्राइटेरिया के लिए पूरे परिवार की काउंटिंग कर रहे हो तो उसमें माता पिता भी शामिल होंगे, 18 वर्ष से कम उम्र के भाई बहन भी शामिल होंगे, पति पत्नी की भी बात कर लीजिए, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की भी बात कर लीजिए, यानी कि परिवार में सभी की बात की जाएगी और उसके हिसाब से फिर देखा जाएगा कि आपकी सालाना आमदनी 8 लाख है या नहीं है। अच्छा, अब समझिए कि ये 8 लाख की सालाना आमदनी है या नहीं है, इसको कोई सर्टिफाई करने वाला तो होना ही चाहिए। तो इसको सर्टिफाई करने वाला एक प्राधिकारी होगा, एक अथॉरिटी होगा जो कि तहसीलदार रैंक से नीचे का नहीं होगा, यानी कि तहसीलदार या उससे ऊपर के रैंक का अधिकारी ये सर्टिफाई करेगा कि भाई किस परिवार की सालाना आय 8 लाख से ज़्यादा है या नहीं है। यदि सीटों के आरक्षण की बात की जाए तो उच्च जातियों के आरक्षण का कोई प्रभाव जो मौजूदा आरक्षण दी गई है और दी जा रही है उस पर नहीं पड़ेगा, यानी कि इन दोनों वर्गों को बिल्कुल एक दूसरे से क्या रखा गया है, अलग रखा गया है। अब देखिए कि केंद्रीय शैक्षणिक संस्था सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप में कमज़ोर वर्गों के लिए आवश्यक अतिरिक्त सीटों के लिए उपलब्ध करवाने के लिए अध्ययन या संकाय की हर शाखा और अनुमानित शक्ति से अधिक सीटों की संख्या बढ़ाने में सक्षम होंगे। अब आपको ये समझना है कि यदि 10% आपने आरक्षण दिया, किसको दिया भैया, लोगों को, और सवर्णों को दिया, वो भी आर्थिक आधार पर दिया, और इसके कारण से जैसे ही आरक्षण दी जाएगी तो कहीं ना कहीं जब आप उसको डीअटैच रख रहे हो, अलग रख रहे हो किससे, ओबीसी से, एससी से, एसटी को मिले हुए आरक्षण से, तो कहीं ना कहीं शैक्षणिक संस्थाओं में आपको सीटें बढ़ानी पड़ेगी और इस सीट को बढ़ाने के लिए वो शैक्षणिक संस्था क्या होगी, सक्षम होगी और ऐसा वो कर सकती है। इसके अलावा आप ये समझो कि जैसे ही सीट बढ़ाई जाती है तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसको परिपोषित करने के लिए कहीं ना कहीं इसके लिए कुछ फाइनेंशियल चीज़ों की ज़रूरत होगी और वो राजस्व जो है संविधान संस्थानों के द्वारा ही वहन किया जाएगा और इसके लिए अतिरिक्त जो फी है वो वसूले जा सकते हैं। ये सारे के सारे प्रावधान दिए गए हैं ना। तो यहाँ तक आपको पृष्ठभूमि ये समझ में आ गई कि है क्या क्या चीज़। अब देखिए कि इस आरक्षण का सकारात्मक पहलू क्या है, हम नकारात्मक पहलू की भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझें कि इसके सकारात्मक पहलू क्या है। अब देखो कि इससे आर्थिक रूप से जो दुर्बल वर्ग के लोगों को वित्तीय असक्षमता के कारण से उत्तर शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश और सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार पाने में अधिकांशतः जो वर्जित रह जाते हैं उनको क्या होगा, इसका लाभ मिलेगा। यानी कि अब तक जो दुर्बल लोग थे,
किसमें, सवर्णों में, और उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश नहीं पा पाते थे या अधिकांशतः रोजगार पाने में वर्जित रह जाते थे, उससे दूर रह जाते थे, उनको कहीं ना कहीं इसका लाभ मिलेगा। अब देखो कि आखिर ये जो किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं संविधान के एक अनुच्छेद 46 जिसकी बात मैं पहले कर रहा था उसकी जो उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए किया जा रहा है। सबसे पहले तो जाने कि अनुच्छेद 46 की या 46 की यदि हम बात करें तो संविधान के पार्ट 4 में दिया गया, यानी कि भाग 4 में दिया गया, और भाग 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, इसके बारे में यदि आप समझें तो आप जानें कि ये कहीं न कहीं राज्यों के ऊपर एक कर्तव्य सौंपता है कि भाई राज्य क्या करें कि इन चीज़ों को ध्यान रखे जब भी कोई नीतिगत फैसला वो लेती है या कोई कार्यक्रम बनाती है या कहीं लोगों के वेलफेयर की बात करती है।